ज़ैगम साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं ये मामला तो संगीन होता जा रहा है, बहरान संगीन होता जा रहा है। क्या देख रहे हैं? कुछ ये जो बहरान है इसके जिम्मेदारान का तयन हो सकेगा और सजा भी मिल पाएगी उनको कुछ? देखिए, अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं वो थोड़ा सा हमें फिगर्स और डिटेल्स देंगे। मैं इस टाइम को इस्तेमाल करता हूँ दो तीन चीज़ें कि इसके सबक क्या है, हमें नज़र क्या आ रहा है, हुआ क्या है। बाकी जो है उसी के अंदर सारी डिटेल्स हैं। देखिए, जो कमोडिटी होती है, कोई भी चीज़ है, सोना है, गंदम है, कपास है, सब्जी है, आलू है, भिंडी है, तूरी है, कुछ भी दुनिया की चीज़, एनी कमोडिटी, उसकी जो प्राइस है वो डिटरमिन होती है कि क्या उसमें कोई सरप्लस मौजूद है या वो जरूरत से कम है। डिमांड एंड सप्लाई आप सब समझिए। डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब है? ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है कि जितनी वो चीजें चाहिए, अगर थोड़ी सी आप सप्लाई बढ़ा दें तो उसकी कीमत क्रैश कर जाती है। ठीक, कैसे? इस्लामाबाद में 100 लोगों ने साइकिल खरीदने हैं, साइकिल की कीमत है 10,000। आप यहाँ 110 साइकिल अगर डंप कर दें, साइकिल तो लंबे अरसे तक रह सकता है ना, लेकिन आप जाहिर है अगर गंदम या इस तरह की पेरिशेबल चीज होगी तो वो फिर कीमत उसकी क्रैश कर जाएगी। वो जो 100 साइकिल की बजाय जब 110 होंगे, हो सकता है वो 10,000 की बजाय वो कीमत 8,000 हो जाए, वो 5,000 हो जाए। अब गंदम में क्या हुआ? मसनूई तौर पर दो चीजें हुई। एक, सरप्लस क्रिएट किया गया, ऐसे टाइम में गंदम लाई गई जब यहाँ पे गंदम पहले से मौजूद थी, क्रैश। दूसरी चीज एक और होती है इसी से ही मुतल्लिक कि आप डिमांड को कम कर दें। अब हुकूमत ने क्या किया? वो काम किया पिछली हुकूमत ने। इस हुकूमत ने क्या किया? इन्होंने डिमांड को कम कर दिया। ओके, यानी हुकूमत ऐसे मौके में जब गंदम आती है जो खरीदारी करनी चाहिए थे वो नहीं की। अब देखिए, जो कमोडिटी है, जो चीज किसान पैदा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा मसला है। वो सब की सब एक टाइम में पैदा होती है, बहुत थोड़े से टाइम में। अब बाकी जो मैन्युफैक्चरर बनाता है वो पूरे साल बनाता रहता है, उसमें थोड़ा 6 महीने बनाता है, स्टोरेज का फ्लक्चुएशन आ सकता है। आप अगर इजाजत दें तो रिजवान से राब्ता हमारा बहाल हो गया है, मैं जरा उनसे फिगर्स ले लेता हूं दोबारा, फिर आपका एनालिसिस पे लेते हैं। रिजवान, आई होप आप हमें अब सुन पा रहे हैं। आप अगर पा रहे हैं तो प्लीज बोलिए। जी हाँ जी, बात ये है कि गंदम बहरान के हवाले से दो इंक्वायरियां जो हैं वो पैरेलली जारी हैं। पहले भी मुश्ताक साहब ने इंक्वायरी थी, जिसके नतीजे में डायरेक्टर जनरल डीपीपी जो है उनको तब्दील किया गया। अब दूसरी इंक्वायरी जो है वो इस वक्त सेक्रेटरी कैबिनेट जो है कामरान साहब, उनकी सरबराही में जारी है और इम्कान है कि आज ये जो रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने पेश की जाएगी। और आज इस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है वो शामिल होंगी। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि पीडीएम के पहले दौरे हुकूमत में, निगरान दौरे हुकूमत में और मौजूदा दौरे हुकूमत, तीनों जगह पर हुक्मरानों से और ब्यूरोक्रेट से गलतियां हुई हैं। सबसे बुनियादी गलती जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं तखमीने की है। उसके बाद एक ब्लेम गेम शुरू हो गई है कि किसकी गलती है। जो शवाहिद सामने आए हैं कमेटी के सामने, मुसद्दका जो सरकारी दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक मई में तखमीना बनना शुरू हुआ और मई में ही ये समरी तैयार होना शुरू हो गई थी कि मुल्क में 24 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल है, लिहाजा इंपोर्ट के बगैर गुजारा नहीं है। उस वक़्त के तमाम चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फूड्स ने इस बात की हमायत की थी कि गंदम इंपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन उसकी मकदार मुकर्रर कर दी ताकि लामहदूद ना हो। उसके बाद यही समरी जो है ये दोबारा तैयार हुई, जिसमें कि हुकूमत ने फैसला किया कि टीसीपी को हम कहते हैं कि टीसीपी 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ले। जब जैसे टीसीपी की समरी गई उसी वक्त निगरान हुकूमत आ चुकी थी। निगरान हुकूमत ने निजी शोबे को इसकी इंपोर्ट की इजाज़त दे दी। निजी शोबे की इंपोर्ट इतनी तेज़ी से हुई कि उसको देखते हुए ठीक 2 माह के बाद अक्टूबर में वफाकी हुकूमत ने फैसला किया, जो कैबिनेट में और ईसीसी में, कि निजी शोबे की इंपोर्ट जो बहुत अच्छे तरीके से जारी है, लिहाजा हमें टीसीपी की जरूरत नहीं है और टीसीपी की इंपोर्ट खत्म कर दी गई। 19 दिसंबर को वीट बोर्ड की पहली मीटिंग हुई, जिसमें कि पंजाब के सेक्रेटरी फूड और सिंध के सेक्रेटरी फूड ने एहतजाज करते हुए ये कहा कि निजी इंपोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे सरकारी ज़खायर जो हैं वो उनकी निकासी नहीं हो रही और हमें खदशा है कि जब नई फसल आएगी तो हम गन्नम खरीद नहीं सकेंगे। लेकिन पंजाब की बात को नज़रअंदाज किया गया। यही बात पंजाब ने उसके बाद आने वाली कई मीटिंग में कही, 14 फरवरी के इजलास में भी कही, 23 फरवरी के इजलास में भी कही और मार्च में भी यह बात कही गई कि अब बस कर दें, इतनी ज़्यादा गंदम आ चुकी है कि अब हमारे लिए अपनी सरकारी गंदम की निकासी और नई खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर एक नुकता बड़ा वाजिया हो रहा है कि जो इंक्वायरी कमेटी है वो उसने जो अभी 3-4 निकात जो हैं जिनको उसने अलग किया, उसके मुताबिक
दो तीन चार गलतियां, बुनियादी गलतियां हुई। पहली बात, तखमीना जो है वो दुरुस्त नहीं लगाया ठीक गया। ये तस्लीम किया जा रहा है कि शॉर्टफॉल मौजूद था, लेकिन वो कितना था इसका तखमीना गलत लगाया गया। दूसरी गलती जो करार दी जा रही है वो ये है कि गंदम इंपोर्ट को लामहदूद करने की बजाय उसकी एक मुकदार मुकर्रर करनी चाहिए थी, उसको ओपन नहीं छोड़ना चाहिए था। और तीसरी और सबसे संगीन गलती जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी जिस पर सबसे ज्यादा खफा हुए हैं और जिसके नतीजे में वफाकी सेक्रेटरी जो है उनको किया गया, वो ये है कि 14 फरवरी के इजलास में जब यह फैसला हो गया था कि आज के बाद से नई एलसी ओपन नहीं होगी, यानी कि 15 फरवरी से किसी किस्म की एलसी ओपन नहीं होगी, तो फिर ठीक 4 दिन के बाद जो है उसमें तौसीक क्यों की गई और तौसीक के पीछे कौन से जो है अनासर थे। ये वो नुकात हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। जी जबरदस्त रिजवान, बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने डिटेल्स बताई हैं सारी और कहाँ गलतियां हुई उन पर भी हमने नज़र डाली है। जैगम खान साहब, जिस तरह से अभी रिजवान ने भी हमें बताया है कि ईसीसी और समरी लाने वाले जो तमाम वो हिस्सेदार थे इस सारे मामले में, ये बात कितनी तशवीशनाक है? देखिए, रिजवान साहब जो बता रहे हैं या जितने एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मशीन कैसे चलती है, कौन सा पुर्जा कैसे चला, तेल किधर डाला जा रहा था, शाफ्ट कैसे चल रही थी। मसला ये कि मशीन क्यों चल रही है, ये मशीन किसके लिए काम कर रही है, ये मशीन है क्या। बड़ी क्लियर सी बात है हमारी पॉलिसी साजी में। देखें, एक बात जो क्लियर, सबसे पहली बात जो आपको नजर आ रही है वो ये है कि पीपल आर नॉट एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी मेकिंग। हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो अवाम के लिए नहीं बनाई जाती, किसान को हमेशा रगड़ा लगाया जाता है। दूसरे स्कैंडल सामने आ रहे हैं, किसान के नाम पे किस तरह फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियों को दे दी जाती है, ट्रैक्टर की सब्सिडी ट्रैक्टर बनाने वालों को दे दी है, किसान के नाम पे गबन किया जाता है। और जो मैं आपको सरप्लस का बता रहा था, बाकायदा क्रॉप्स पर, मुख्तलिफ क्रॉप्स पर, क्रॉप्स के टाइम पर सरप्लस क्रिएट करके प्राइस क्रैश की जाती है। और जब यही गंदम, यही चावल, यही कपास जब चला जाता है दूसरों के पास, तो फिर उसकी कीमत बढ़ती है। अभी भी तो ये होने लगा है। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये इसमें मेनली मुख्तसर मुझे ये बता दीजिए इन 30 सेकंड्स, फिर हम जरा सियासत पे भी बात कर लें थोड़ी। इसमें आपको ज्यादा नेग्लिजेंस नजर आती है या इनकॉम्पिटेंस नजर आती है? कॉम्पिटेंट ही नहीं थे फैसला करने के लिए, गेज नहीं कर पाए, या नेग्लिजेंस थी, दे डिडंट केयर, एंड करप्शन का फिर एलिमेंट तो ऑब्वियसली आ ही जाता है। करप्शन, मफादात, नेग्लिजेंस। ओके, अरबों रुपए बनाए गए, करोड़ों लोगों को बर्बाद किया गया, 8-10 करोड़ लोगों को तबाह किया गया और हजारों लोगों ने अरब रुपए बनाए। ये बड़ा क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि इतने सीजन जो लोग हैं, सारी उम्र गवर्नमेंट की सर्विस में गुजारी हो, वो ये सिंपल फिगर्स ना कर सकते हो, फूड मिनिस्ट्री में बैठ के हिसाब ना कर सकते हो कि कितने लाख टन गंदम जो है उसकी जरूरत है, कितनी कम है, और इतनी बड़ी गलती कर दें और गंदम की इधर आ चुकी है और फिर भी शिप्स आ रहे हो और अनलोड हो रहे हो। इसमें सिवाय इसके कि अरबों रुपए बनाए गए हैं, किसानों को तबाह किया गया। जिस तरह अभी इमरान ने कहा था कि अपनी बोटी के लिए पूरा ऊंट जो है उसको ज़िबा कर दिया गया और बगैर सोचे समझे इस तरह के गलत फैसले उस टाइम में किए गए। अच्छा, अगर दूसरे बहरान का हम जिक्र कर लें तो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के एहतजाज का भी ज़रा हुकूमत को सामना है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के बाद हुकूमत का अब मौलाना के साथ भी आखिरी राब्ता कट गया है और मौलाना हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। इस हवाले से तैयारियां भी कर रहे हैं, जलसा भी पहले किया और अब 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च की तैयारी भी है। क्या लगता है, हुकूमत मौलाना फजल रहमान को राम कर पाएगी? जैगम खान साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक कि अपने ही एक इत्तेहादी को, एक पक्के इत्तेहादी को, जो PTI के खिलाफ एक बड़ी ताकत थे उनको मनाने में नाकाम रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाकामी है और मुझे लगता है उनको मनाने की कोई बाकायदा एक अच्छी कोशिश भी नहीं की गई। बहुत नाराज थे और उनको मनाने के लिए जो बेहतरीन आदमी थे वो थे आसिफ अली जरदारी। और आसिफ अली जरदारी तभी इस रोल में आते, हिम्मत करते, अगर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज उनकी मिन्नत करती कि वो अपना रोल प्ले करें और किसी तरह मनाएं और मौलाना जो मांगते हैं वो उनको दें, उनके साथ बैठे। लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत सारा टाइम लूज हो गया है, अब चांस कम हो गया है। मौलाना के पास बहुत ज्यादा वोट नहीं है, मौलाना का बयानिए में भी वजन नहीं है कि उनको हराया गया है। जाहिर है इस वक्त जो पूरा सिस्टम है वो तो PTI के खिलाफ काम कर रहा था। ये कैसे सोचा जा सकता है कि PTI को जितवाया गया, मौलाना को हरवाया गया। अभी मैं मौसम दावड़ को सुन रहा था, वो ये कहता है कि मेरे हल्के में JUI वाले को फॉर्म 47 पर जितवाया गया। लेकिन इसके बावजूद मौलाना के पास बहुत बड़ी एक स्ट्रीट पावर है, मौलाना के पास मदरसा है, मौलाना के पास मस्जिद है, मौलाना के पास ऐसी स्ट्रीट पावर है
जिससे निपटना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक तरफ तो उनके सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई, अपोजिशन में है, जो खुद भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है जब थोड़ा सा भी दबाव कम। फिर दूसरी तरफ अगर मौलाना भी अपोजिशन में इस तरह बैठे हैं और वो भी मुसलसल सड़कों पर रहते हैं, तो ये बहुत एक बड़ा लेकिन रहमान साहब, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, और वो इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि मौलाना साहब का अपना जो एक सवाल ये है कि क्या वो अपनी आइडेंटिटी अपने इलाके में, अपनी पॉलिटिक्स में बरकरार रखें। उसमें उनका बराह रास्त मुकाबला पीपल्स पार्टी या नून लीग से अब नहीं है, वो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ से है। तो अगर वही राह वो लेते, जैसे कि गंडापुर साहब कह रहे थे, बुध को उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर कलमा हक कहते हैं तो मौलाना के साथ हैं, तो उसी ट्रैक के ऊपर चल के डोंट यू थिंक कि मौलाना अपनी रही सही पॉलिटिकल साथ को भी दाव पे लगाएंगे, पर्टिकुलरली केपी के अंदर तहरीक इंसाफ के मुकाबले में उनके जो नेचुरली जो उनके राइवल्स हैं पीटीआई वाले, उनके जो नेचुरल एलाइज हैं वो तो शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी थे, जैसे जिनके साथ वो चलते रहे। फरीद, दिस इज द मूड क्वेश्चन। जो बुनियादी सवाल है, जो बुनियादी बात है, वो आपने कह दी। मौलाना का जो पैराडॉक्स है, जो उनको मसला दरपेश है, वो यही है। मौलाना के वोट छीने हैं पीटीआई ने। दूसरी मजहबी जमातों की तरह मौलाना का वोट भी, जो पढ़ा लिखा वोटर था, जो यंग वोटर था, वो पीटीआई को चला गया है। मौलाना का वोटर बाद में गया, जमात इस्लामी का पहले गया, लेकिन मौलाना का वोटर भी जा चुका है। अब अगर मौलाना पीटीआई के साथ मिल जाते हैं तो जो बचे खुचे वोटर हैं वो भी जा सकते हैं। इसीलिए मौलाना को मनाने का एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, कोशिश करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई।